जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि ये WSC वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन या WCS का ग्रुप 3 का साइंस लेवल, ग्रुप 3 में साइंस और कैलकुलेशन अलग लेवल का PDF दिया है भारत स्किल। ये हमारा CITS या CTI जिसको बोलते हैं उसके लिए है, या ITI के स्टूडेंट के लिए भी है, और ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत समझना ज़रूरी है, और इसमें CTI और CITS में बहुत बच्चों की बैग भी आती है। तो वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन को ध्यान से समझिए। अगर चैनल पर मेरे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम ITI से रिलेटेड जॉब की इन्फॉर्मेशन और CTI CITS की सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। देर न करते हुए हम पहले ही क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन। ठीक, इसका फार्मूला होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। तीन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझते हैं। जैसे भी कोई बॉडी हम इंजीनियरिंग में डिजाइन करते हैं या बनाते हैं या घर बनाते हैं, कुछ भी सड़क बनाते हैं, उसका एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया जाता है। मतलब वो जिस लोड के लिए बनाया जा रहा है उससे कितना गुना लोड सहने की क्षमता उसमें हो। जैसे हम एक राड का डिजाइन कर रहे हैं, ये राड है हमारे पास, और इसको हमको 5 न्यूटन बल के लिए बनाया जा रहा है कि भैया इसमें 5 न्यूटन का कोई ताकत लगेगी, ऐसा हमको राड दे दीजिए। लेकिन उस राड को जब हम देते हैं तो उसमें 5 न्यूटन की ही नहीं क्षमता होती। उसको क्या करते हैं, मान लो 8 न्यूटन की राड हम उनको दे देते हैं। ठीक, तो ये मैक्सिमम 8 न्यूटन सह सकता है, लेकिन हमको डिजाइन कितने के लिए करना था, 5 न्यूटन। तो ये जो ज़्यादा हुआ 3 न्यूटन, यही उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला होता है मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कांट्रा फ्रैक्चर इन SFD एंड BMD। ठीक, तो SFD और BMD में कांट्रा फ्रैक्चर बिंदु का क्या महत्व है। तो पहले SFD और BMD ही नहीं जानते होंगे ITI वाले, डिप्लोमा BTech वाले जानते होंगे। तो SFD और BMD का मतलब होता है, SFD का मतलब होता है शियर फोर्स डायग्राम। क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम। BMD का मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, तो BMD का मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सॉरी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम में से हम क्या देखते हैं कि हमें पॉइंट ऑफ कांट्रा फ्रैक्चर मिलता है। तो ये भी जानना जरूरी है। पॉइंट ऑफ कांट्रा फ्रैक्चर का मतलब होता है जैसे ही कोई बीम हम डिजाइन करते हैं, ठीक, और इस पर हम क्या लगाते हैं, ये बीम है हमारी, लोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लोड। लोड मतलब कोई भी चीज़ रख दी गई। जैसे बीम हम छत के लिए बना रहे हैं तो ऊपर अगला छत भी का छत के पूरे लोड रहता है, और नीचे खम्भे लगे होते हैं छत में, जिसको पिलर बोलते हैं। तो ये बीम बन गई हमारी। तो इसमें ये बीम ऐसी जगह बताइए जहाँ से ये टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जहाँ से ये टूट सकती है। तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कांट्रा फ्रैक्चर। ठीक, और अभी ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी बात समझाएंगे कि पूरी बात हम एक इसमें नहीं समझा सकते क्वेश्चन के साथ। SFD और BMD जैसे हमारा एक बीम है, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, इधर सपोर्ट है और इधर सपोर्ट, अब बीचों बीच हमारा लोड लगा है। क्या लगा है, लोड, कहाँ, यहाँ। तो इसका जो SFD बनेगा, SFD मतलब शियर फोर्स, ये क्या होगा, इसका SFD होगा कि मान लो इधर से हम ले रहे हैं तो ये ऐसे जाएगा कि ये शियर फोर्स यहाँ जा रहा है और यहाँ बीचों बीच चेंज हो गया, ये नीचे आ गया, तो ये प्लस वाला SFD हो गया, ए माइनस। BMD क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट ऐसे बनेगा, और ये बीच में बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा इसमें। ठीक, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक, तो क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे भी बनता है? हाँ, ऐसे बनता है। कहाँ बनता है, ये बनता है ओवरहैंग बीम होती है। जैसे ये बीम है, ओवरहैंग का मतलब होता है कि जो सपोर्ट है किनारे या ना होकर कहीं बीच पे लगा हो। ये देखो सपोर्ट बीम का कहाँ लगा है, यहाँ, ये ओवरहैंग हो गए। ठीक, इस बीम में इसका शियर फोर्स डायग्राम ना जरूरी नहीं हमको कांट्रा फ्रैक्चर बताना है, तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। और बेंडिंग मोमेंट जब डायग्राम बनाते हैं तो इसका बनता है लोड यहाँ मान लो एक ठो लगा दिए और एक ठो यहाँ लगा दी, तो ये कहाँ कहाँ से टूटेगी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से ही हमको पता चलता है। देखो ये ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, और ये सॉरी ये ऐसे बनता है, यहाँ बिंदु में जाता है। तो देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ये लाइन ये प्लस वाली होती है, नीचे माइनस। तो जहाँ साइन चेंज होता है तो यहीं कहीं से बीम टूट जाएगी। तो यही पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांट्रा फ्रैक्चर। आई होप आप लोगों को हम समझाने में सफल हुए होंगे। इतना ही समझा सकते हैं, क्योंकि इसको समझाना ये 1 हफ्ते का पूरा टॉपिक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्म डिफरेंट लोड। यूनिफॉर्म सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब होता है एक बीम बना दिए हैं मान लो ये, और इसको ये किनारों पर सपोर्ट दे दी, इसको सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। ठीक, इसमें यूनिफॉर्म डिफरेंस
मतलब यूनिफॉर्म ये बदलता हुआ लोड है, यूनिफॉर्म मतलब बराबर। तो जैसे यहाँ मान लो लोड कोई नहीं है तो ऐसे देखो लोड बढ़ता गया, यहाँ बड़ा, यहाँ और बड़ा, यहाँ और बड़ा, ये यूनिफॉर्म डिफरेंट लोड है। ठीक, इसके लिए क्या पूछा है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ध्यान समझिए, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक, तो इसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है ये शियर फोर्स हम बना रहे हैं, ये ऐसे जाता है और यहाँ कहीं आके ऐसे। ठीक, ये शियर फोर्स डायग्राम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे होता है, ऐसे जाके ऐसे कहीं ये पैराबोला होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये प्लस ये माइनस ये फोर्स। तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से ये देखो, ये पहला ही मिल गया हमको। और ढेर सारी बातें होती हैं इसमें, वो बातें आप लोग जानना जरूरी भी है, देख लीजिएगा पूरी वीडियो कहीं पड़ी होगी यूट्यूब पे। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस लोड के लिए कैसे बनता है, हम इसके लिए ही बता सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतना आप लोग समझना है और रटना है। चलिए चौथे क्वेश्चन पाते हैं। कैलकुलेट द मीन टार्क व्हेन द शाफ्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग, मीन टार्क पूछा है और ट्रांसमिटिंग 100 किलोवाट एट 160 आरपीएम। ध्यान समझिए, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा करिए। टार्क पूछा है, ठीक, टार्क पूछा है और ये किलोवाट किसकी यूनिट है, पावर दिया है, आरपीएम मतलब यन। ठीक, तो इनमें ऐसा कोई फार्मूला हमको पता है जिससे हम इसका टार्क निकाल सकते हैं? हाँ, हमको पता है। ध्यान से समझिए, टार्क और इसका क्या यन का फार्मूला एक बनता है, ध्यान समझिए, P बराबर टाउ ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई n बाई, ये ओमेगा बराबर होता है 60। ठीक, तो हमको टार्क निकालना है, ध्यान समझिए, ये यहाँ से टार्क निकालना है। तो टार्क बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए हमारे साथ। टार्क बराबर हो जाएगा P बाई ओमेगा। तो मतलब P बराबर हमारा कितना दिया है, ध्यान से देखिए, 100 किलोवाट, 100 किलो में है ना, तो 1000 मतलब 10 पावर 3, ये 10 पावर 3 है। ठीक, और हमने इसका ओमेगा को बताया 2 पाई n बाई 60 होता है ओमेगा बराबर। तो यहाँ 2 पाई n मतलब 160 बाई 60, ये 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो टाउ बराबर आ जाएगा, ध्यान समझिए, टाउ बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 गुणित 10 पावर 3 गुणित 60 भागे 2 पाई की जगह 2 इंटू 3.14 ऐसे रखते जाएंगे। और जब पूरा डिराइव करेंगे इसको, ध्यान समझिए, पूरा जब हम इसको डिराइव करेंगे और 160 भी गुणा होगा 160, जब इसको हम डिराइव करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5966 न्यूटन। ठीक, अगर इसको किलो न्यूटन बनाना है तो 1000 से भाग देंगे तो 5 दशमलव इतना किलो न्यूटन, तो ये आ गया 5.966 किलो न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट होती है टार्क की। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, आराम से देखिए, आपको समझ में आएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 60 वाट का लैंप, किसका है, 60 वाट का लैंप है और ये 1800 घंटे जला है। क्या है, 60 वाट का लैंप है और 1800 घंटे जला है। तो किलोवाट घंटा मतलब कितनी बिजली खपत हो, इसको किलोवाट घंटा में, तो किलोवाट घंटा बराबर होता है, कोई भी बॉडी कितनी है, नंबर कितने नंबर हैं और एक ही बल्ब है यहाँ ना, तो एक नंबर है, कितने दिन तक और कितने घंटे तक पर डे, और फिर कितने घंटे के बाद कितने पावर का था, अब बटे 1000, यही होता है। तो दिन भी नहीं दिया है मतलब, और कितने नंबर एक ही है ये भी नहीं दिया, तो यस इंटू पी केवल हो गया घंटा, और ये 1000 का होता है। तो किलोवाट घंटा और पावर बचा। ठीक, तो कितने घंटा चला है, 1800 गुणित 60 बटे 1000। हमारी बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लिखावट पे कम, क्योंकि यहाँ हम स्क्रीन पे उतना क्लियर नहीं लिख पाते। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 108 किलोवाट आवर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता। ठीक, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड आता है वो स्केलर होती है, मतलब वेक्टर मतलब सदिश राशि। ठीक, तो सदिश राशियाँ दो चार हम बता देते हैं। सदिश राशियाँ जैसे वेलोसिटी हो गया, हाँ, एक्सीलरेशन हो गया,
ठीक, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वेक्टर में। चलिए आइए ये देखते हैं 7वां क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट 30 इन गिवन नेटवर्क। I3 है, 13 नहीं है, ये I3 है। ठीक, तो ये नेटवर्क दिया है, इसमें करंट आना है। तो इसमें क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है किसी नोड पे करंट का, इनकमिंग करंट, ठीक, इनकमिंग करंट ऐसे लिख सकते हैं इसको, करंट को आई से दिखाते हैं, आई इनकमिंग बराबर आई आउट गोइंग। तो देखो इस नोड से ध्यान से देखेंगे तो सारी करंट आउट गोइंग है, इनकमिंग करंट 0 है। ठीक, तो सारी को आउट गोइंग है, तो जितने इनकमिंग जोड़ देते हैं आउट गोइंग भी जोड़ते हैं। इनकमिंग तो कोई है नहीं तो 0 हो गया इनकमिंग करंट। आउट गोइंग करंट क्या है, 2 एम्पियर ये वाला प्लस 4 एम्पियर, और I3 का पूछा है, ये भी आउट गोइंग है। ठीक, तो I3 यहाँ से निकालें, 4 2 6 मतलब 5, और सॉरी 4 2 6 -6, I3 बराबर -6 एम्पियर। ठीक, बहुत ईजी सा सवाल था, क्वेश्चन में देखो -6 दिया है, तीसरा वाला। चलिए अब देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ दिख रहा है, बहुत ऊट पटांग चीज़ें, इसमें कुछ नहीं देखना है। ये आयरन कार्बन डायग्राम है, जो बच्चे पढ़ने में सही होंगे उनको पता होगा इसके बारे में। अब ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में बस डायग्राम बस दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बाकी है कुछ नहीं। इसमें क्या पूछा, इन आयरन करंट शोन विच एमंग फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज लोवेस्ट टेम्परेचर। ठीक, और ध्यान दीजिए, ये आयरन कार्बन डायग्राम 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही दिया है। देखिए 700 और 720 30 23 के हिसाब से ये यहाँ होता है। ठीक, ये लोवेस्ट टेम्परेचर, हमको ये लोवेस्ट टेम्परेचर लाइन में क्या बन रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ फेराइट सीमेंटाइट, इतना ही हमको देखना है इस क्वेश्चन में। बाकी यहाँ लिक्विड सीमेंटाइट, ये आस्टेनाइट, ठीक, लिक्विड आस्टेनाइट सीमेंटाइट, लेकिन लोअर वाले टेम्परेचर में सीमेंटाइट एंड फेराइट बन रहा है। तो देखिए वही दिखाना है, फेराइट एंड सीमेंटाइट, बाकी अब कुछ नहीं है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा फिगर है। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल है इस फिगर के बारे में, ऐसा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर यही होगा, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, मटेरियल विथ लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब सबसे कम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी होती है। तो इसमें सबसे लचीला आपको कौन समझ में आता है, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम होता है सबसे लचीला। ठीक, चलिए आगे 10वां क्वेश्चन, क्वांटिटीज ऑफ कास्ट आयरन डज नॉट कवर। ऐसा क्वालिटी है, सॉरी कौन सी क्वालिटी कास्ट आयरन जो इसमें कवर नहीं कर रही, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, नेल मेकिंग, कार्बन कंटेंट। तो हार्डनेस भी होती है, ब्रिटलनेस भंगुर भी होता है, और कार्बन भी होता है, लेकिन नेल मतलब कील नहीं बना सकते। अगर हम कील बनाएंगे इसका कास्ट आयरन से, और जब दीवार में ठोकेंगे तो इतना ब्रिटिल होता है, तुरंत चूर चूर हो जाएगा, तो इसका कील नहीं बनता। ठीक, चलिए, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ 3 कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है। ठीक, और वो समांतर में जुड़े हैं। ठीक है, किस में जुड़े हैं, समांतर में। कैसे जुड़े हैं समांतर, मतलब ये ये कैपेसिटेंस है, ये सब समांतर में क्या है, ऐसे आके एक जगह से जुड़ गए हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, यहाँ बैटरी लगी होती है। ठीक, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो समांतर में जब कैपेसिटेंस जुड़ते हैं तो इसका C इक्विवेलेंट होता है C1 + C2 + C3, जितने होते हैं समांतर में सबको सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो क्या है 10, 15 और 20, तो ये कुल मिला के आया कितना आंसर इसका, 45। ठीक, फेराड, ये 45 फेराड आया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 वाट ऑफ पावर इज इक्विवेलेंट। वाट को किस में दिखाते हैं, 10 वाट। वाट क्या है, ये जूल पर सेकेंड है, तो 10 वाट बराबर 10 जूल पर सेकेंड होता है। बस इतना ही आपको जानना है। ठीक, और वाट किसकी यूनिट है, पावर, वर्क अपॉन टाइम। ठीक, यही पावर होता है। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, इनवार नियरली 0 कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब ऐसा
इनवार ऐसा मटेरियल जिसका जीरो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल है, मतलब कि कितना गर्म कर दिया जाए वो फैलेगा ही नहीं। अब वो कौन सा होता है, जिसमें 36% क्या होती है, निकिल, और बाकी 60% इसमें क्या होता है, निकिल तो बता दिए, आयरन होता है। ठीक, ये होता है इनवार। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लेंडा, क्या पूछा है, सॉरी, चीफ ओर्स ऑफ जिंक, ब्लेंडा, इसका रासायनिक केमिकल फार्मूला ये होता है जिंक सल्फाइड, ZnS, क्या होता है, जिंक सल्फाइड। ठीक, ZnS। अगला आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वें क्वेश्चन पे, मटेरियल विच कैन बी रिटेन देयर स्ट्रेंथ एबव 550 डिग्री सेल्सियस नोन एज, वो मटेरियल जो 550 डिग्री सेल्सियस का मटेरियल टेम्परेचर बियर कर सकता है। तो 550 डिग्री सेल्सियस कौन सा मटेरियल होता है जो अपनी स्ट्रेंथ बनाए रहता है इतने भी टेम्परेचर, वो होता है रिफ्रैक्ट्री मटेरियल। रिफ्रैक्ट्री कैसे होते हैं, इसमें एलुमिना होता है, एलुमिना होता है, मैग्नीशिया होता है, हमारे केवल वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, सिलिका होता है, लाइम होता है, अदर ऑक्साइड होते हैं। ठीक, तो सिरेमिक एक भी दिया है, सिरेमिक का भी स्ट्रेंथ जो होता है वो किस टेम्परेचर तक रहता है, 1300 डिग्री सेल्सियस। सिरेमिक के टूल बनाए जाते हैं। इससे ज़्यादा सिलिकॉन कार्बाइड का होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, आप लोग हम बोल रहे हैं वर्डिंग पे ध्यान दीजिए, 2700 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 2700। चलिए आगे चलते हैं। 16वें पे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाई टेम्परेचर विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, ऐसा कौन सा यंत्र है, वो होता है पायरोमीटर। सब लोग जानते हैं, ये भट्टियों का, फर्नेस वगैरह का टेम्परेचर मेजर करता है बिना टच कराए। ठीक, तो हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है। क्या बताता है हाइड्रोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन आए तो आंसर गारंटी यही, कहीं कहीं डेंसिटी दे देता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या बताता है, ये ह्यूमिडिटी बताता है। टेकोमीटर क्या होता है, टेकोमीटर ये स्पीड बताता है। कोई शेफ्ट अगर घूम रहा है, मान लो ये शेफ्ट घूम रहा है, तो टेकोमीटर यहीं लगा के, इसमें डिजिटली वो होता है, यहीं लगा के ऐसे, यहीं सेंटर होल बना होता है, उसी में लगा के अगर ये घूम रहा है तो इसकी स्पीड बताता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 17वां क्या है, व्हाट इज शोन इन फिगर गिवन बिलो एन एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉ। कोई फिगर दिया है नीचे, ये देखो, महाशय कार में बैठे थे और ये PU के चला रहे थे और लड़ा दिए कहाँ, किसी खम्भे में या कोई भी चीज़ पड़ी हुई थी और लड़ा दिए। तो कार जब स्पीड से जा रही थी तो ये कार अपने गति में ही रहना चाहती है, और इस यहाँ पर ये भी बैठे थे, ये भी गति में थे कार के साथ, लेकिन हुआ क्या, कार एकाएक रुक गई। तो ये चाहते थे कि हम भी गति में रहें, तो क्या हुआ, अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधे थे, खोल के बाहर निकल गए। तो जब कोई भी वस्तु गतिमान ही रहना चाहती है, अगर गति में है तो गतिमान ही रहना चाहती है, तो आपको याद आ रहा होगा ये कौन सा नियम है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक, चलिए सेकेंड लॉ का होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऐसा होता है। और थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन का नियम। ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए ये क्वेश्चन भी बड़े मज़ेदार है। ये क्या दिया है, ध्यान से समझिए, ये कोई बार है, मतलब कि ट्यूब है, और ये भी ट्यूब है। ये ट्यूब में पानी भरा था 30 सेमी क्यूब। ठीक, फिर उसमें एक बाल डाल दिया तो पानी उठ के 40 सेमी क्यूब हो गया। तो सीधी सी बात है, 30 था 40 हो गया, तो बाल का वॉल्यूम 10 सेमी क्यूब था, तभी तो 10 बढ़ा दिया। और वेट भी देखिए, पहले जब बाल नहीं थे तो 100 ग्राम था वेट, जब बाल डाल दिया 80 ग्राम, तो मतलब बाल का वेट कितना है, मास कितना है, 80 ग्राम। ठीक, तो इसमें वाट इज, इसमें पूछा क्या है, इसमें डेंसिटी पूछा होगा और क्या, बाल की। अ सॉलिड लोअर वाटर इनटू लेवल, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मतलब जो बाल डाली गई है उसका डेंसिटी पूछा है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है, ध्यान से समझिए, सिंपल सा फार्मूला, डेंसिटी ये रो हमसे दिखाते हैं, मास बटे आयतन। ठीक, 80/10 बराबर कितना आंसर आएगा, 8। सब लोग समझ गए। ठीक, तो इसका 8। ठीक, चलिए आगे चलते। इफ़ अ सपोर्ट प्रिवेंट रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, देन द सपोर्ट इज जेड। ठीक, कोई बॉडी है और ये रोटेट कर रही है। ठीक, इसमें एक एक्सिस लगा दिया। ठीक, अब इस रोटेशन को, ये बॉडी, ये सपोर्ट, कहीं भी कोई भी सपोर्ट है, यहाँ मान लो सपोर्ट है और इस एक्सिस की बॉडी रोटेट कर रही हो और ये क्या कर रहा है, इसको रोकता है, तो उसमें क्या लगता है,
तो ऐसे तरह में उसमें कपल होते हैं। ठीक, क्या होता है? कपल, फोर्स नहीं होता, फोर्स रोटेशन को नहीं देखता। ठीक, कपल होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये फिगर किस तरह सी क्या दिखाता है। पहले फिगर देख लीजिए, देखते ही डर जाएंगे दुनिया भर की चीज़ें। इसमें क्या है? डिस्टेंस है और टाइम है। ठीक, ये देखिए, तो हमारा सी वाला देखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें नहीं, क्योंकि सी को पीछे। ये देखो डिस्टेंस और टाइम, ऐसे ग्राफ बना है, मतलब डिस्टेंस ऐसे जा रही है, फिर टाइम इतना लग रहा है, फिर डिस्टेंस इतना होने में टाइम इतना लगा, फिर डिस्टेंस इतना होने में टाइम इतना लगा। कुल मिला के देखो, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रही है बीच बीच में और टाइम कम होता जा रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है वो सीधी सी बात है, वो होता है एक्सेलरेशन। मतलब ये गाड़ी का एक्सीलरेटर ऐंठ रहे हैं, तभी तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही, तो एक्सीलरेशन वाला होता है। ठीक, एक्सीलरेटर में जब पैर दबाएंगे तो ऐसी घटनाएं होती। चलो 21, इन ग्राफ शोन इन फिगर हाउ मेनी टाइम्स डिड ऑब्जेक्ट स्टॉप। मतलब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं। तो देखो डिस्टेंस और टाइम का ये भी ग्राफ है, तो चला ही नहीं मतलब डिस्टेंस नहीं बढ़े। ऐसे कौन सी जगह है जहाँ टाइम लग गया और चला ही नहीं? तो देखो यहाँ तो चला ही है, टाइम लगा है और चला भी है। यहाँ देखो इस पोजीशन में डिस्टेंस कोई बढ़ी ही नहीं, 10 की 10 ही रह गई और टाइम 20 से 40 हो गया। तो यहाँ खड़ा था ऑब्जेक्ट, बाकी हर जगह चल रहा है और कर रहा है। ठीक, चलिए, तो एक जगह एक बार ही हुआ ऐसा। ठीक, चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सीधी सी बात है, आप जान लो, मैकेनिकल एनर्जी का जो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। बाकी इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट से बढ़ती है, केमिकल एनर्जी केमिकल के रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो चुंबकीय एनर्जी एक तरह का। ठीक, चलिए आगे। फ्रिक्शन चेंज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू। तो फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी को किस में बदलता है? तो ध्यान दीजिए, आप लोग की साइकिल में ब्रेक लगी होगी, इसमें फ्रिक्शन ही लगता है। ठीक, उसमें देखेंगे कि जब ब्रेक लगाते हैं तो वो हीट हो, क्या हो जाता है? ब्रेक हीट हो जाती है। आप लोग कभी टच करके देखिए, या ऐसे ही कहीं आप ग्राइंडर हो, आप मैकेनिकल के हैं, आप टेक्निकल के हैं, ग्राइंडर पे जाइए, टूल लगाइए, वहाँ घिस रहा है टूल ग्राइंडर पे टूल घिस रहा है और इसको देखेंगे गर्म हो जाएगा। तो फ्रिक्शन किस में ट्रांसफार्म हो जाता है? हीट एनर्जी में। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं अगला। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है 24 में? इसमें लुब्रिकेंट कीप डर्ट आउट, मतलब डर्ट को धुल देता है लुब्रिकेंट। कैट एज अ सील, ये भी सही बात है। लुब्रिकेंट ट्रांसमिट फ्लूइड पावर, ये भी सही है, फ्लूइड पावर भी ट्रांसफ़र करता है। लुब्रिकेंट इन्हेंस कोरेजन, इससे कोरेजन होता नहीं, लुब्रिकेशन इसीलिए करते हैं कि कोरेजन हो ही ना। ठीक, तो ये बात गलत है। कौन सा इसमें ऑप्शन? चौथा वाला सही है। चलिए 25वां, द साइंस ऑफ फ्रिक्शन लुब्रिकेशन एंड वियर इज कॉल्ड। इस तरह की एक साइंस होती है, उसको क्या कहते हैं? अभी क्वेश्चन काफ़ी फंसाने वाला था। उसको कहते हैं ट्राइबोलॉजी। ठीक ठीक, उसको कहते हैं। ठीक, जियोलॉजी क्या बोलते हैं? ये रॉक्स का अध्ययन होता है। मार्फोलॉजी क्या होता है? वर्ड के क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर का अध्ययन होता है। चलिए, 2 वायर्स ए एंड बी, ठीक, मेड सेम मटेरियल एंड सब्जेक्टेड टू सेम लोड। सेम मटेरियल के बनाए हैं और सेम लोड के बनाए हैं। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर फॉर ए इफ स्ट्रेन ग्रेटर फॉर ए, अगर स्ट्रेन बराबर क्या होता है? स्ट्रेन बराबर होता है, जैसे ये ई बराबर हम पढ़ते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन बराबर होता है ये अपॉन स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट। ये पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट बनी है। ठीक, इसमें यहाँ बैटरी है, इसमें सर्किट बनी है और ये है। इसमें कौन सा क्या पूछा है? इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? तो हमेशा देखना इसमें क्या होता है, जो पैरेलल है, द करंट इज गेट लेस एज गॉड अराउंड सर्किट। ये गलत बात है। द करंट रिमेंट द सेम एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट एड टू अप टू बैटरी वोल्टेज। द करंट ईच कंपोनेंट ऐड अप टू करंट वोल्टेज। तो करंट सभी का जो अलग अलग है उसको ऐड कर देते हैं और उसका इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो करंट बह रही है, इधर आइए, इसमें जो करंट बह रही है, मान लो आई निकली यहाँ से,
तो ये I1 मान लो इसमें बही, I2 इसमें बही, I3 इसमें बही, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ये होता है, ठीक। तो ये सबका ऐड होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड वाला, ठीक। चलिए, व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड एन सोलेनाइड। एक्चुअली सोलेनाइड बना था और उसमें क्या हुआ, सोलेनाइड किसका बना था, मान लो वुड का बना था, इसमें ऐसे होता है, बैटरी वगैरह लगी होती है, इसको कहाँ से प्लेस कर देते हैं, आयरन रॉड से। जब आयरन रॉड से प्लेस कर देंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फील्ड इज इंक्रीज, फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारे पास एक कील है, उसमें क्या किया गया, वायर को लपेटा गया है, खुले वायर को, और उसमें बैटरी लगा दी, फिर स्विच को ऑन कर देते हैं तो क्या होगा, इसमें जब स्विच को ऑन कर देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ये सब लोग जानते हैं। चलिए 30वां देखते हैं। इन हीट ट्रीटमेंट अ डायग्राम यूज इन कॉल्ड टीटीटी डायग्राम, ठीक। हीट ट्रीटमेंट में एक डायग्राम होता है, उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग देखिएगा। ये होता, इधर टाइम होता है, इधर टेम्परेचर होता है, और एक चीज़ और होता है, वो डायग्राम ऐसे बनता है, दिख रहा है आप लोग, ऐसे करके। इसका प्रोजेक्शन कैसे बनता है नीचे, तो इसमें टाइम और यहाँ चेंज, ये चेंज की स्टार्टिंग होता है, सॉरी, जैसे टीटीटी बना है ये ऐसे बना है, ऐसे, इसको एसएस कर्व भी बोलते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्म, ये टाइम, यहाँ टेम्परेचर रहता है, इधर टाइम रहता है, ठीक। और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कोई सॉलिड से कोई भी स्ट्रक्चर बना, यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाता पूरी तरह। तो टाइम और टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन तीनों चीज़ें होती है। तो टीटीटी का मतलब होता है टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है, और इसको एसएस कर्व भी बोलते हैं। चलिए, ये बात समझ गए होंगे। आते हैं, विच ऑफ दी हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूट इन स्टील। स्टील में सबसे हार्डेस्ट क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है मार्टेनसाइट, इसका स्ट्रक्चर नीडलाइट होता है। ऑस्टेनाइट सॉफ्ट होता है, लेडेबुराइट ये भी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नहीं थोड़ा हार्ड होता है। बायनाइट, देखो मार्टेनसाइट बायनाइट, बायनाइट के बाद लेडेबुराइट और उसके बाद ऑस्टेनाइट, ऐसे इसका सीरीज है। सबसे हार्ड मार्टेनसाइट होता है, इसका नीडलाइट स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होते हैं, नुकीलेदार, जब ये कंपोनेंट में होता है, ठीक। चलिए चलते हैं आगे, और ध्यान दीजिए क्वेश्चन था हमारा कितना, 24 में 24 नहीं था, कहाँ गया, 26 था। 26 का आंसर यहाँ देखिए तीसरा दिया है, और हमने तीसरा ही बताया है। ये आते हैं ये 26, ये है ट्वाइस लेंथ एंड हाफ डायमीटर, इसका आंसर होगा। चलिए, इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी करा देते हैं, ठीक। ग्रुप 2 का, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट यूजिंग एल्कोहल इन प्लेस ऑफ मरकरी थर्मोमीटर, ठीक। एल्कोहल और मरकरी थर्मोमीटर में इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, और तीनों करा देते हैं, 3 या 4 हैं शायद। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एल्कोहल इज प्लेस्ड इन मरकरी थर्मोमीटर। एल्कोहल को जब प्लेस कर लेंगे मरकरी थर्मोमीटर में, ये क्या होता है, फ्रीज हो जाएगा, चीपर होगा, कलर्ड विच इम्प्रूव, ये बहुत सेंसिटिव होता है। इट इज़ लेस सेंसिटिव देन मरकरी, मरकरी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और एल्कोहल कम सेंसिटिव होता है, बस इतना ही जान लीजिए, क्योंकि मरकरी बहुत तेज़ फैलता है, ठीक। मरकरी की एक्सपेंशन बहुत तेज़ होता है। यहाँ देखो ड्रिल है, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल टाइप ऑफ सिंपल मशीन, इंक्लाइन प्लेन, लीवर, और इसका वेज, स्क्रू। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया ये दूसरा है, हाँ लीवर का है, इसी में हम ड्रिल का ही देख रहे थे। तो ड्रिल एक तरह का लीवर होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि ड्रिल भाई जहाँ करना होता है, ये मान लो जॉब है, इसमें ड्रिल कर रहा है, ठीक। ये यहाँ कटिंग करता है, यहाँ कटिंग करता है, यहाँ कटिंग करता है, तो अब बीच में इसका फुलक्रम समझ लीजिए। तो ये होता है फर्स्ट टाइप का लीवर, और यहाँ फोर्स लगता है ये रोटेशन वाला, तो ये लीवर होता है, ठीक। चलिए, ये क्या दिया है, क्रीप इन बेल्ट, बेल्ट दिया है, ये बेल्ट टाइप है, ये ढीला बेल्ट बनाया है, समझ में नहीं आ रहा होगा, ये बेल्ट टाइप ऐसे होती है, ये रोटेशन होता है।
तो इसमें क्रीप ड्यू टू क्या होता है, अनइक्वल टेंशन टाइप एंड साइड के कारण ही होता है। ठीक, चलिए चलते हैं। चौथा क्वेश्चन का है द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज अ स्मॉल, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज ए स्मॉल क्या होता है, छोटा सा, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, इसको रट लीजिए, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। इसी के साथ वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ।